मेरे पिताजी का नाम हरगोविंद जी अग्रवाल था। मेरी माताजी का नाम कौशल्या देवी हरगोविंद अग्रवाल था। मेरी माताजी इंदौर की थी। 1933 या 34 में मेरे पिताजी और माताजी की शादी हुई थी। मेरा जन्म 1949 में हुआ, 28 जनवरी 1949 में नागपुर में, रात के 2-2:30 बजे के करीब। हम लोग इतवारी घर में रहते थे। हमारा इतवारी में पुश्तैनी मकान है। उसी मकान में मेरा जन्म हुआ। उसमें हमारी पिछली 2-3 पीढ़ियों से मेरे परदादा का लिया हुआ मकान है। उसी मकान में मेरा बचपन। मेरी स्कूलिंग भी वहीं इतवारी में ही छोटी स्कूल में हुई। पहली, दूसरी, तीसरी क्लास में मैं दरस करोड़ की स्कूल में था। इसी चौथी में मैं कॉर्पोरेशन की स्कूल थी, कहीं सब हो। उस वक्त में बड़ा एवरेज स्टूडेंट था। आई वॉज नॉट ए ब्रिलियंट स्टूडेंट, आई वॉज एवरेज। हम लोग 8 भाई बहन हैं। संयुक्त परिवार था, साथ में रहते थे। सबसे बड़ी हमारी बहन है, वो भी जीवित है। उनकी उम्र करीब 85 साल। इसके बाद स्कूलिंग हुई मेरी। पढ़ाई लिखाई घर में होती थी, ट्यूशन वगैरह कोई हम लोग जाते नहीं थे उसमें। भाई बहन एक दूसरे को पढ़ाते लिखाते थे। स्कूल में भी मैं अकेला जाता था। मेरे साथ मेरे कोई भाई बहन मेरे साथ स्कूल में नहीं थे। हम लोग सब अलग अलग स्कूलों में पढ़े थे। हमारी माता जी बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। रामायण वगैरह में उनका बड़ी रुचि रहती थी। तो हमेशा हम लोगों को रामायण की चौपाइयाँ हमेशा पढ़ने के लिए हमेशा इंसिस्ट करती थी। उन्होंने अपने हाथ से कुछ चौपाइयाँ लिख के भी रखी थी और हम लोगों को हमेशा रोज उसको पढ़ने के लिए, उसका पठन करने के लिए हमेशा इंसिस्ट करते थे। हमारे घर में मंदिर हमेशा रहा है। हम लोग हमेशा बचपन से हमारी आदत है कि नहा धो के सबसे पहले भगवान के दर्शन कर दें, इसके बाद तैयार होकर जो भी अपना काम धंधा है। घर में धार्मिक भावना है। हम लोग हमारे यहाँ हर त्यौहार अच्छे से मनाते हैं। दिवाली, होली, दशहरा वगैरह, छोटे से छोटा से बड़ा त्यौहार, और सब पूरे घर वाले मिल के मनाते हैं। 6th 7th मैं आदर्श विद्या मंदिर गांधी बाग में पढ़ा और 8th 9th 10th में हिंदी भाषी स्कूल पाटन मार्केट में पढ़ा। मैट्रिक तक मैं एवरेज स्टूडेंट था। इवन मैट्रिक में मैं फेल हुआ। मैट्रिक में मैं इंग्लिश में फेल हुआ था, बाकी के सब्जेक्ट मेरे अच्छे थे। मैट्रिक में मैं फेल हुआ, मेरे लिए लाइफ का सेटबैक था। पिताजी भी, घर वाले भी सब नाराज हुए, पर बहुत ज़्यादा किसी ने नाराज़ी दिखा के मुझे बहुत ज़्यादा मैं हताश नहीं हुआ। मेरे पिताजी बहुत ही डिसिप्लिन्ड आदमी थे। उन्होंने अपनी लाइफ बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से और अपने कंजर्वेटिव तरीके से, कभी दुनिया को देख के कुछ करते थे ऐसी बात नहीं थी। उनका अपना वे ऑफ लाइफ था। हम लोगों को उन्होंने वही सिखाया कि दुनिया को देख के मत करो, अपना जितने अपने रिसोर्सेज हैं उसमें है, उसी में हम लोगों ने चलना चाहिए। हम लोगों ने कभी ज़िंदगी में बचपन में कोई बहुत बड़े शौक मोर्च नहीं किया। जितना एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन लाइफ रहती थी, कंजर्वेटिव, उसी हिसाब से हमारा लाइफ गुजरा है। मेरी माता जी एक बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की लेडी थी। जिंदगी भर उन्होंने हम लोगों को अच्छा पूजा पाठ करना, धर्म करना, पर वो पढ़ाई में बहुत वो थी। हमेशा हम सब बच्चों के पीछे पड़े रहती थी कि तुम लोग पढ़ाई करो। मेरे ख्याल से हम सब बच्चों की पढ़ाई के पीछे हमारी मदर ही एक फोर्स थी जिसने हम सबको प्रेरणा दी कि हम लोगों ने आगे पढ़ना चाहिए। मैं हमेशा एक नोटोरियस स्टूडेंट रहा। स्कूल वगैरह में हमेशा धूमधाम करी, खेल कूद में ज़्यादा ध्यान रहता था। हम लोगों ने क्रिकेट वगैरह कम खेले हैं, पर जितने भी स्ट्रीट गेम्स होते हैं, गिल्ली डंडा,
कंचे, पतंग उड़ाना, ये सब जो जितने भी स्ट्रीट गेम्स है वो सब हमने खेले। हमारे ज़माने में क्रिकेट का उतना कोई बहुत बाद में आने, जब हम लोग मैट्रिक हुए उसके बाद क्रिकेट का क्रेज़ था। उसके पहले कोई क्रिकेट वगैरह का क्रेज़ नहीं था। हमेशा स्कूल में क्लास में मार ही खाई है सर से। हमारे एक सर थे जिसने 8th 9th 10th में हमको जहाँ भी थोड़ी सी गलती होती थी तो वो पेट में बहुत जम के निचोड़ चिमटी काटते थे। वो आज भी उनकी याद आती है। वो रुला भी देते थे, पर वो टीचिंग थी। वो एक था कि भाई आप बदमाशी मत करो, और वो सब चीज़ों ने सिखाया कि नहीं पढ़ाई भी उतनी जरूरी। पहले पढ़ाई तो उतना ध्यान ही नहीं था, सिर्फ बदमाशी थी। मैं जब हिस्लप कॉलेज में था 63-64 में, तो मुझे फिर से क्लास में इन्वेस्टिगेट किया गया, और उस वक्त प्रिंसिपल मोजेस थे। उनने फिर मेरे पिताजी को मेरे को बोला गया कि आप अपने पिताजी को बुला के लाइए। तो मेरे पिताजी भी हिस्टोरियन थे, और डॉक्टर मोजेस ने उनको पढ़ाया था। जब मेरे पिताजी गए, पिताजी स्टूडेंट थे, जब मेरे लिए गए तो टोपी भी लगा के, जब वो टोपी पहने, उसके बाद भी डॉक्टर मोजेस ने मेरे पिताजी को पहचाना। कभी किसी से लड़ाई झगड़ा या गैंगबाजी हमने कभी नहीं करी। एक अपना ग्रुप था जिस ग्रुप के साथ रहते थे, होता था। लॉ कॉलेज में भी थे हम लोग, लॉ में भी मेरे साथ लॉ में मेरे साथ के 2-4 लोग अभी जजेस वगैरह भी हैं। जस्टिस विजय डागा है, उसके साथ हम लोग, जस्टिस जैन पटेल हैं। हम लोग सब 70 से लेके 73-74 तक हम लोग सब लॉ कॉलेज के स्टूडेंट थे। मेरी अपनी इतनी फैकल्टीज चेंज होने के कारण मेरे लाइफ में अलग हरीश साल्वे जो भी अपने सबसे नामी वकील है, और मेरे यहाँ साल्वेंट कंपनी में हमारे जूनियर थे। हम लोग साथ के थे, हमसे 2 साल पुराने हैं। एक स्टूडेंट लाइफ में अलग फैकल्टीज होने से अलग सेक्टर के लोगों से भी काफ़ी हो रहा। प्रैक्टिस में आने के बाद भी भगवान की दया से नागपुर में अच्छे इंडस्ट्रियल ग्रुप्स वगैरह से अच्छे रही। और मैंने जितने भी क्लाइंट हैं, मैंने उनसे इतने पर्सनल संबंध रहे कि 40-42 साल की प्रैक्टिस में हमारा एक भी क्लाइंट हमसे बाहर नहीं गया। और आज हर क्लाइंट से मेरा घरेलू संबंध। मैं 1980 से मेरी एक निको ग्रुप है, उनके यहाँ जा रहा हूँ। 1980 से मेरी प्रैक्टिस में 79 से मैं वहाँ जा रहा हूँ। आज 42-43 साल हो गए मेरे क्लाइंट हैं। मैं आज अब मेरा रोज सेकंड हाफ वहीं जाता है, उतने ही रिलेशन है मेरे। तो हमारे क्लाइंट से जो भी रहे हैं मेरे घरेलू संबंध रहे। और मैं आई बिलीव इन लॉन्ग रिलेशन। फेल होने के बाद मैट्रिक सेकेंड अटेम्प्ट में पास हुआ, उसके बाद भी मेरी पढ़ाई में लालसा थी। मैं हिस्लप कॉलेज ज्वाइन किया, फर्स्ट ईयर BSc किया। उस वक्त मुझे एज ए साइंस स्टूडेंट आई वॉज नॉट ए वेरी गुड स्टूडेंट। मैं इंजीनियरिंग में जाना चाहता था, उतने नंबर ऑफ मार्क्स नहीं मिले, तो फिर मैंने ड्रॉप किया। उसके बाद मैं फिर BCom CA ध्यान में रख के मैंने BCom ज्वाइन किया। उस वक्त मुझे प्रॉपर गाइडेंस मिला है। हमारे वशिष्ठ भैया थे, उन्होंने मुझे पढ़ाया, उन्होंने मुझे अकाउंट सिखाया, उन्होंने मुझे उसके बाद मेरी पढ़ाई पे पकड़ आने चली गई। उसके बाद फिर मेरा एवरेज से आई वॉज स्टूडेंट, मेरा हर सब्जेक्ट। और फिर मैंने जो कंपेयर किया, जब मैं साइंस फैकल्टी में पढ़ता था, तो साइंस में जितना वर्कलोड था पढ़ाई का, उतना लोड कॉमर्स फैकल्टी में नहीं। तो कॉमर्स फैकल्टी वॉज ईजियर फॉर अकाउंट, मेरे लिए बहुत फेवरेबल सब्जेक्ट था। और अकाउंट में मैंने हमेशा अच्छे मार्क्स स्कोर किए। और अकाउंट्स में उसके बाद पकड़ करते करते फिर BCom में मैं आई वॉज अबव एवरेज। BCom में मेरी मेरिट शायद 1 या 2 रैंक से मेरी मेरिट छूटी। इसके बाद जब CA ज्वाइन किया मैंने, CA में फिर मुझे प्रॉपर गाइडेंस मिला। CA MCom और ये उस वक्त मैं अपनी लाइफ की सबसे ज़्यादा मेहनत करता था। तीनों फैकल्टी भी MCom CA लॉ, ये तीनों साथ में मेरे चलते थे। और उसके साथ ही धंधा भी, घर का जो धंधा था वो भी मैं समझता था। और मेरी हर चीज़ में पकड़ आते चली। यहाँ तक कि मेरे लाइफ का सबसे कोई यादगार दिन या यादगार चीज़ है, तो ये है जब मैं इंटरमीडिएट CA हुआ, तो हमारा रिजल्ट, पहले तो सब टेलेक्स वगैरह पे रिजल्ट आते थे, इसमें नहीं आता था। टेलेक्स चलता था, वो दिल्ली में रिजल्ट डिक्लेयर होता था। हम 1-2 दिन मेहनत करते थे, दूसरे तीसरे दिन हमको पता चलता था कि हमको पास हुआ। वो रिजल्ट आ गया, हो गया। उसके बाद 10 से 15-20 दिन बाद एक मेरे को पोस्ट से 25-30-40 पेज का एक मोटा लेटर मिला। जब मैंने खोल के देखा तो मेरिट लिस्ट थी, ऑल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की मेरिट लिस्ट। मतलब ये मेरिट लिस्ट अपने को क्यों भेजी है भाई, क्या बात है, अपने क्या काम है इससे। ठीक है, मतलब भेजिए तो अपन पढ़ गए। उसको पढ़ते गया, तो आखिरी 25-30 पेज के बाद मैंने देखा कि 42nd रैंक पे मेरा और चलानी का नाम। 300 आउट ऑफ 600 आई गॉट 365 मार्क्स।
हम दोनों को 365 मार्क थे और हम लोग भी स्टूडेंट मैरिट। वो मेरे लिए लाइफ का सबसे बड़ा अचंभा था कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट होके ऑल इंडिया लेवल पे किसी एग्जाम में आया, स्टूडेंट मैरिट। मेरे लिए ने सबसे शॉकिंग वो था। मेरा सब लोगों को यही बोलना है कि फेल हो जाने से लाइफ में कहीं कोई, अगर हम मेहनत करेंगे तो वही हम लोग उसको पूरा बैकअप करके, हमारी मेहनत करके हम लोग ब्रिलियंट स्टूडेंट बन सकते हैं। अगर आप मेहनत करेंगे तो लाइफ में सफल। आपको मेहनत करना जरूरी है और आप अगर ध्यान देंगे, पढ़ाई में ध्यान देंगे, लगन लगाएंगे तो आपको कहीं भी पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा, आप लाइफ में सक्सेस। मेरे लिए लाइफ में सबसे ज़्यादा खुशी मुझे जब हुई जब मैं CA में मेरिट में आया, ऑल इंडिया लेवल पे मेरिट। तो मेरे जैसा एक एवरेज स्टूडेंट जो कि मैट्रिक फेल हुआ और CA में इंटरनेशनल ऑल इंडिया लेवल पे रैंक मिलना, एक मेरे लिए अपने आप का ऐसा लग रहा था कि मेरी मेहनत सफल हो रही है। उसके बाद जब BCom भी किया तो मेरा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अच्छा था, मेरे को कभी कॉन्फिडेंस में कमी नहीं थी। और डे 1 मैंने डिसाइड किया था मेरा प्रैक्टिस चालू करूँ। जैसे CA हुआ मैंने अपनी प्रैक्टिस चालू करी। मेरी प्रैक्टिस भी मुझे हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद जैसा बोला जाता है, हमारे फैमिली के जो पूरे कॉन्टेक्स्ट थे, तो वही वो बैकग्राउंड के कारण मुझे प्रैक्टिस स्टैब्लिश करने में कहीं भी तकलीफ नहीं। आई वॉज वेरी सक्सेसफुल फ्रॉम द डे वन। और धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बढ़ते चला गया। पिताजी वगैरह पूरा परिवार का भी साथ था हुआ। फिर उसके बाद मेरे पिताजी को 1981 में कैंसर डिटेक्ट हुआ और उनको, वो भी बड़ी लाइफ की बड़ी अलग बात है। हम लोग, मैं पिताजी को ले जाके केदारनाथ बद्रीनाथ तीर्थ यात्रा पे जाने वाला था। वो तीर्थ यात्रा पे जाने के पहले पिताजी को गले में कुछ तकलीफ सी लगी, तो तकलीफ में चेक कराया, उसको अल्टीमेटली ये मालूम पड़ा कि उनको एसोफेगस का कैंसर निकला। वो तो जिस दिन हमको उनको ले जाके तीर्थ यात्रा का हमारा मुहूर्त था, उस दिन उनको मैं लेके मुंबई गया। बॉम्बे हॉस्पिटल में उनको इलाज हुआ तो ठीक भी हुआ, पर उस बीमारी में वो 1 साल रहे। तो जून 1982 में उनकी डेथ हुई। आई रिमेम्बर कि जो गुजरे उसके 20-25 साल पहले उन्होंने बोला कि मैं एक बार गया था, मेरे को भी रावण संहिता में लिखा हुआ है कि मैं मेरी 72 साल की उम्र में शरीर त्याग दूंगा। और जब उनको कैंसर हुआ एग्जैक्टली 72 ईयर्स में, उस वक्त तक मेरे को अपने आप में स्टैब्लिश हो गया, कॉन्फिडेंस था। मेरे पिताजी की बीमारी वगैरह सब बड़े अच्छे से हैंडल किया। लाइफ में कुछ भी अचीव करने का सवाल रहा तो मैंने कभी बहुत ज़्यादा नहीं सोचा। मैं एक लाइन सोचता था, जैसे मैंने पहले सोचा मेरे को CA करना, तो मेरा 110% कॉन्सेंट्रेशन से CA करने में। CA करने के बाद फिर मेरा जो भी LLB भी जो साथ में करता था, MCOM भी साथ करता था, तो वो पढ़ाई का ही पार्ट था। इट वॉज नॉट ए डाइवर्शन। एक ही पढ़ाई थी, उसी मेहनत में जब मैंने देखा कि एक ही मेहनत में 2 डिग्री मिल सकती है आपको। नॉर्मली सब्जेक्ट्स कॉमन होते हैं भाई, जो BCom में सब्जेक्ट है, लॉ में भी वही सब्जेक्ट है, CA में, इसलिए वो मेरे को बड़ा इजी लगता था। इसलिए मैंने हमेशा तीनों फैकल्टीज को लिया। पर मैंने एक ही गोल रखा अपने लाइफ में। मैंने कभी इधर उधर, अभी ये मेरा जितना भी जैसे सुरावड़ी वगैरह है मेरा, ये मैंने अपने लाइफ में कभी ड्रीम नहीं किया था कि मेरा कभी कोई रिसोर्ट होगा, मेरा कोई एक रेस्टोरेंट होगा जिसमें बैठ के खाना खाऊंगा। ऐसा मैंने कभी भी जिंदगी में भी नहीं सोचा। ये सब नेचुरली जो होता चला गया, एक डेवलपमेंट प्रोसेस होती है। जैसे आप एक स्टेज पे आते हो और आगे की सोचते हैं, वो हुआ मेरे साथ। कभी भी कोई सेटबैक नहीं आया लाइफ में। ऐसा मुझे नहीं लगा कि मैं ऐसी जगह आ गया हूँ और जहाँ मुझे रास्ता बंद हो रहा है, ऐसा नहीं। हाँ, एक बार आया जब मैं BCom कर लिया, जब CA फाइनल होने की मेरी आ रही थी, तो घर का धंधा भी था, CA फाइनल भी करना था। उस वक्त ऐसा आया कि मैं CA फाइनल करूँ या घर का धंधा संभालूं। उस वक्त मैंने डिसाइड किया कि धंधा तो आप कभी भी चालू कर सकते हैं। एक बार CA मेहनत करते हैं, CA फाइनल पास हो गए तो एक अलग लाइन मिल जाएगी, अदरवाइज फिर से धंधा चालू करेंगे। उस वक्त मैंने धंधे को पीछे छोड़ के मेरा CA फाइनल किया, फिर CA किया, धंधा छोड़ दिया। पर अब लाइफ में आने के बाद, प्रैक्टिस चालू होने के बाद, प्रैक्टिस के 15-20 साल बाद मैं 1976 से प्रैक्टिस चालू किया, 1980। उसके बाद फिर मैंने 10-1 साल बाद एग्रीकल्चरल लैंड्स वगैरह में इन्वेस्ट करना चालू किया। हम लोग बैंकॉक वगैरह घूम फिर गए थे। फर्स्ट टाइम जब हम लोग बैंकॉक वगैरह गए तो वहाँ पे जो वाटर पार्क वगैरह ये देखा तो मेरे को लगा कि ये फैसिलिटी अपन इंडिया में भी करनी चाहिए। कीपिंग दैट इन माइंड मैंने ज़मीनें भी खरीदी। खरीदने के बाद अंबाझरी का क्रेजी कैसल का टेंडर आया, वो क्रेजी कैसल का टेंडर भी मैंने
बेसिक एसेट का टेंडर भरने के बाद मेरे को मिलने के स्टेज पे भी आ गई थी, पर मैंने सिर्फ इसलिए छोड़ा ये सरकारी काम में आगे पीछे जाके अड़चने ज़्यादा होती है। उसी वक्त मेरे पास पैरेलल ऑफर आया, मुझे सूराबड़ी में करना मिली, तो मतलब मेरे को जो प्रोजेक्ट मेरे को अंबाजीरी में करना है मैं सूराबड़ी में भी करूँ। तो उस वक्त सूराबड़ी में फिर मैंने जमीन ली, वो भी सब लैंड पहाड़ों में नदी थी, प्लेन लैंड नहीं थी। मैं जब प्लांटेशन किया ये किया तो मेरे को कॉन्फिडेंस था कि मैं इसको भी डेवलप कर दूंगा। उसको कीपिंग दैट इन माइंड मैंने सूराबड़ी, जिस दिन पे सूराबड़ी लैंड ली उस दिन ये नहीं सोचा था कि यहाँ पे मेरा कोई डेस्टिनेशन वेडिंग का प्रोजेक्ट बना हुआ है कुछ, तो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक फार्म हाउस की स्कीम बनाने का था। पर जैसे जैसे टाइम आया बढ़ते चला गया, डेवलपमेंट आती गई, प्रोसेस आती गई, तो हमने किया। मैंने कभी भी ऐसा बिजनेस नहीं किया जहाँ एक्टिव मेरा डे टू डे मुझे ध्यान देना है या मेरे किसी क्लाइंट से मुझे कंपटीशन में खड़ा होना है, ऐसा काम मैंने कभी नहीं किया। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में ऐसा है कि आपको डे टू डे कोई काम नहीं करना है, धीरे धीरे करना है, तो वो सब चलता रहना है। आज भी मैं प्रैक्टिस में हूँ, मैं एक्टिव प्रैक्टिस से बाहर नहीं हूँ। आज भी मेरा 70-80% प्रोफेशन में टाइम जाता है। जैसे निको में जाता हूँ तो मेरा प्रोफेशनल वर्क है, सूरतबड़ी वगैरह, प्रैक्टिस से बाहर नहीं। और पूरा सुबह 6 बजे से 6-6:30 बजे से उठता हूँ तो रात के 8 बजे तक मेहनत ही करता हूँ। यार दोस्त बहुत हैं, पर किसी यार दोस्त के साथ बैठ के कभी टाइम खराब नहीं किया। मैं दारू पीता नहीं, सिगरेट पीता नहीं, तम्बाकू खाता नहीं, नो नॉनवेज, नो ड्रिंक्स, अपना सात्विक वेजिटेरियन फूड। अब जहाँ तक मेरी शादी की बात थी तो 75 में मेरा आर्टिकल्स हो गए थे, CA फाइनल का मेरा चल रहा था। तब प्रपोजल आया, जब कहीं कोई बात भी नहीं होती थी, हम लोग करते भी नहीं थे, कोई ज़्यादा बात नहीं थी, फिर भी हुआ। फिर एक प्रपोजल आया, प्रपोजल अकोला से आया। मैंने पहले बोला था कि जब तक CA नहीं करूँगा शादी नहीं करूँगा। एक हमारे फूफा जी थे, विष्णु कुमार जी से, वो एडवोकेट थे, काफ़ी पढ़े लिखे थे। बोले अब आगे पीछे होता रहेगा, क्या है। उसके बोलने भी हुआ तो मैंने लाइफ में पहली लड़की देखी, अकोला गया तो वहीं के वहीं, उसके पहले कहीं कोई बात नहीं, कुछ नहीं देखा, हाथ क्या था, बोला शादी हो गई। शादी के बाद मैंने इससे बात की, इसके पहले हम दोनों एक दूसरे को कहीं जानने की गए। मैं इसके पहले अकोला मेरी सिस्टर थी, तो वहाँ मेरी पढ़ाई करने के लिए मैं गया था, रहा था, पर मेरा इन लोगों से कोई लेना देना नहीं। मेरे ससुर जी और मेरी जो बहन के ससुर हैं, मेरी सिस्टर अकोला भी आई है, तो वो इनकम टैक्स प्रैक्टिस करते थे, उनके क्लाइंट थे, वो ऐसा उन्होंने उसको प्रपोजल दिया था, उस हिसाब से प्रपोज किया। मेरा जन्म अकोला में हुआ 6 जून 1956 और एजुकेशन भी अकोला में ही हुआ है। कॉलेज के मैंने सिर्फ 11th किया है, उसके बाद में मेरी शादी हो गई 1975 में। हाउस वाइफ थी, नॉर्मल जैसे सबके रहते हैं ऐसी लाइफ थी। फिर उसके बाद में मैंने CA जब पास हुई तो मैंने बहुत प्राउड फील किया। ऑफिस ऊपर नीचे ही थी, बच्चों की जवाबदारी पूरी मेरी थी, बच्चों का सब कुछ मैं देखती थी। मेरे बड़ा बेटा तो परेशान नहीं करता, पर छोटा बेटा बहुत शैतान था बचपन में। इतनी बातें सुनने मिलती थी स्कूल से, जहाँ जाओ वहाँ से बातें ही बातें, डांट ही डांट सुनने को मिलती। उसको मैंने कैसे बड़ा किया वो मुझे मालूम। मेरे परिवार वाले सब बोलते तेरे 2 बेटे 200 के बराबर है, ऐसा सेंटेंस सुनने को मिलता था सब जगह से। हर साल 2 साल में हम लोग कहीं घूमने भी जाते थे। ऐसा नहीं था कि वो बिजनेस में है तो घर में टाइम नहीं देते थे, ऐसा नहीं था। हमको कहीं जाना है घूमने फिरने, आउट ऑफ स्टेशन वगैरह सब हम जाते थे। जो सोचा था उससे बढ़कर है और लाइफ से फुल सेटिस्फाइड। Hi, my name is Ankur Rajkishore Agarwal. My nickname is Punu. I'm a son of Rajkishore Agarwal, chartered accountant. I was born in Etwari, Lohali, where I spent my entire childhood in our ancestral house. It was small, but it was the best place in the world. साइकिल खुद से सीखी है, स्विमिंग खुद से सीखी है, पापा के पीछे दौड़ते भागते देखते भागते बहुत मज़ा आया। बहुत कुछ सीखा है पापा से। जैसा हूँ, अगर उनका 0.1% भी बन पाया तो बड़ी बात होगी। लेकिन बहुत सारी चीज़ें सीखी है पापा से। वो
मैनेज कैसे करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है ईमानदारी और मेहनत। आज भी पापा को देखता हूँ, 75 साल के हो गए हैं, वो मस्त है यार, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा ऐसा है, मेरे को कोई किसी के दिखावट में नहीं जाना है, मैं खुश हूँ, दैट इज व्हाट मैटर्स टू हिम एंड दैट इज व्हाट आई सैल्यूट द मोस्ट। आई हैव बीन इन मोटरस्पोर्ट सिंस 97। पापा ने खेत लिया था जहाँ पे जाने के लिए गाड़ी नहीं जाता था, जिप्सी से गए थे। मैं छोटा सा था, करीबन 10 साल का था। आई वॉज वेरी फैसिनेटेड कि हाँ जीप ऐसे चलती है। फिर जीप चलाना सीखी। तो अब फिर खेती बाड़ी जब देखते थे तो मेरे पास एक वागेनार थी, अकेला घूमता था। वहाँ से आई somewhat developed that flair of off-roading, driving on खेती बाड़ी के रोड। So then somehow I've been in motorsports. Rest is history. So, I've been a part of RFC. Fortunately, once I've won Raid the Himalayas and lot many events, rallies, off-roading and stuff. That's it. मेरा नाम आदित्य बजकेश्वर अग्रवाल है। मैं पापा से छोटा बेटा हूँ। मैं एजुकेशन है चार्टर्ड अकाउंटेंट। पापा से ही विजन किया था, बनना था तो सीए बना और अभी बिजनेस में ही इन्वॉल्व है। मेरी शादी सन 2010 में हुई थी एंड वाइफ के आने के बाद मेरा सीए हुआ। सब कोई बोल रहा था कि इसका सीए नहीं होता सिंस ही गॉट मैरिड। उसके बाद ताइशा हुआ, उसके बाद एवरीबडी गेव अप, बट माय वाइफ सपोर्ट लेडी लक केम मी, और उसके बाद मैं सीए बना। फिर उसके बाद बिजनेस में ही लगा। पापा का काफ़ी सपोर्ट रहा। कभी मैं सोचता हूँ उनके बगैर क्या रहा, कुछ नहीं पॉसिबल। बिजनेस में काफ़ी विजन मिला उनसे, बिजनेस कैसे करना, काफ़ी चीज़ें समझा। दादा दादी के लिए गाना बनाया तो वो गाना दादाजी धीरे चलना, दादी माँ से थोड़ा डरना, बड़े दुख की है, बड़े दुख की है इस राह में। दादाजी धीरे चलना, दादी माँ से थोड़ा डरना, बड़े दुख की है, बड़े दुख की है इस राह में। दादाजी धीरे चलना, क्यों हम खोए हुए सर झुकाए, जैसे जाते हो सब कुछ लुटाए। ये तो बाबूजी पहला कदम है, नजर आते हैं अपने पराए। बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। दादाजी धीरे चलना, दादी माँ से थोड़ा डरना, बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। दादाजी धीरे चलना। जहाँ तक लाइफ में पढ़ाई लिखाई का सवाल है या एक कैरियर बनाने का सवाल है, तो अक्सर ये होता है कि हम लोग जब स्टूडेंट लाइफ में रहते हैं तो साइंस लेना, आर्ट्स लेना, कॉमर्स लेना, ये कहानी चलते रहती है। कोई आदमी कुछ भी सब्जेक्ट लेता है, पर हर आदमी हर सब्जेक्ट में फिट नहीं हो पाता, हर स्ट्रीम में फिट नहीं हो जाए। जो मेरा अपना केस है कि मैं मैट्रिक तो ठीक था, जब फर्स्ट ईयर बीएससी वगैरह मैंने साइंस लिया, साइंस लेने के बाद मैं इंजीनियरिंग करने की सोचा, वो मेरे लिए नहीं जमा। फिर मैंने कॉमर्स फैकल्टी ली। कॉमर्स को मैंने सोच के किया था कि मुझे सीए करना है, तो जब एक लाइन मिल गई, एक गाइडलाइन मिल गई, तो मैं उसी ट्रैक को मैंने छोड़ा भी नहीं और उसमें मुझे हमेशा सक्सेस मिलती रही, क्योंकि मेरे लाइकिंग का सब्जेक्ट रहा। और मेरा लाइकिंग का सब्जेक्ट रहने के बाद उस सब्जेक्ट में मेरे को प्रॉपर गाइडेंस मिला, मुझे बराबर पढ़ाने वाले लोग मिले, और मैं उसके उतनी मेहनत करने के बाद मैं उस लाइन में आगे बढ़ा। तो लाइफ में अगर आप सोचें कि मेहनत करेंगे तो आपको मेहनत करने के बाद सक्सेस 100% मिलेगी, पर आपकी चॉइस की लाइन मिलना चाहिए, उस लाइन में आपकी पकड़ आना चाहिए, उस सब्जेक्ट पे आपकी पकड़। जब तक आपकी सब्जेक्ट पे पकड़ नहीं आएगी, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे।